नमस्ते। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी स्टडी पर बात करने वाले हैं। ये स्टडी बताती है कि भारत में आने वाले सालों में लू या जिसे हम हीट वेव कहते हैं, उसका कहर कैसा होने वाला है। हमारे पास 2024 का एक वैज्ञानिक शोध पत्र है। इसका शीर्षक थोड़ा तकनीकी है, पर उसका सार ये है कि अगर दुनिया का तापमान 1.5, 2 या 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, तो भारत पर उसका क्या असर होगा। और ये चर्चा सिर्फ एकेडमिक नहीं है, ये समझने की कोशिश है कि भविष्य में हमारी गर्मियां असल में कैसी होंगी। क्या वो बस थोड़ी और गर्म होंगी या फिर कुछ ऐसा होगा जिसके लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। हमारे हाथ जो रिसर्च लगी है वो इसी भविष्य की एक बहुत साफ तस्वीर खींचती है। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। बिल्कुल। इस स्टडी की सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ अनुमान नहीं लगाती, ये भविष्य को दो हिस्सों में देखती है। एक है निकट भविष्य यानी 2050 तक, और दूसरा है दूर का भविष्य मतलब इस सदी के अंत तक। और ये सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या होगा, बल्कि ये भी जानने की कोशिश करती है कि जो खतरा बढ़ रहा है उसमें बदलती जलवायु का कितना हाथ है और बढ़ती आबादी का कितना। ये गुत्थी सुलझाना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब भी लू की बात होती है तो हम बस अखबार की हेडलाइन देखते हैं, पारा 45 डिग्री पार। लेकिन मुझे लगता है कि ये स्टडी इस पारंपरिक सोच से बहुत आगे जाती है। ये गर्मी को असल में मापती कैसे है? आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है। सिर्फ एक दिन का अधिकतम तापमान वो पूरी कहानी नहीं बताता। ये स्टडी एक्सिस हीट फैक्टर या EHF नाम का एक पैमाना इस्तेमाल करती है। EHF? हाँ, इसे ऐसे समझिए कि ये सिर्फ ये नहीं देखता कि आज दोपहर में कितनी गर्मी है, बल्कि ये पिछले 3 दिनों के औसत तापमान की तुलना एक बहुत पुरानी बेसलाइन मतलब 1971 से 2000 के बीच से करता है। अच्छा, यानी ये गर्मी के ट्रेंड को देख रहा है, किसी एक दिन के आंकड़े को नहीं। ठीक। और इसमें दो बहुत जरूरी चीजें और जुड़ती हैं। एक, ये रात के तापमान को भी ध्यान में रखता है। ओह! और दूसरा, ये देखता है कि तापमान हाल के दिनों में कितनी तेजी से बढ़ा है। हाँ, मतलब शरीर को मौसम के हिसाब से ढलने का मौका मिला है या नहीं। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब अगर रातें भी गर्म रहती हैं तो हमारे शरीर को गर्मी से उभरने का, रिकवर करने का मौका ही नहीं मिलता। तो ये EHF उस छिपे हुए तनाव को भी पकड़ लेता है। बिल्कुल। ये सिर्फ थर्मोमीटर का पारा नहीं है, ये हमारे शरीर पर पड़ने वाला असली बोझ है। एग्जैक्टली। अगर आपका शरीर 24 घंटे लगातार गर्मी से जूझ रहा है तो उसका असर कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। इसीलिए EHF स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर को मापने का एक ज्यादा सटीक तरीका है। ये आप कह सकते हैं मानव शरीर पर पड़ने वाले कुल गर्मी के बोझ को मापता है। ठीक है, तो अब जब हमारे पास गर्मी के असर को मापने का ये स्मार्ट तरीका है, तो जब इस EHF से भविष्य में झांका गया तो जो तस्वीर सामने आई वो कैसी थी? मुझे अंदाजा है कि वो बहुत अच्छी नहीं होगी। अच्छी तो बिल्कुल नहीं। नतीजे बहुत साफ और चिंताजनक हैं। ग्लोबल वार्मिंग का स्तर जैसे जैसे बढ़ता है, 1.5 डिग्री से 2 और 2 से 3 डिग्री, भारत में हीट वेव की फ्रीक्वेंसी यानी वो कितनी बार आएंगी, हाँ, ड्यूरेशन यानी कितने दिन टिकेंगी, और सिवेरिटी यानी कितनी जानलेवा होंगी, इन सब में जबरदस्त उछाल का अनुमान है। कुछ आंकड़े हैं जो इस उछाल को समझने में मदद करें? हाँ, और ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। अगर दुनिया 3 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होती है तो पूरे भारत में हीट वेव की घटनाओं की संख्या आज के मुकाबले 4 गुना बढ़ सकती है। 4 गुना? हाँ, और जो सबसे लंबी हीट वेव होगी उसकी अवधि मतलब ड्यूरेशन 4.35 गुना बढ़कर लगभग 30.7 दिन हो सकती है। 1 मिनट, 4 गुना ज्यादा हीट वेव और सबसे लंबी वाली लगभग 1 महीने तक चलेगी। ये तो मौसम का बदलना नहीं हुआ, ये तो एक तरह की घेराबंदी हुई गर्मी की। बिल्कुल। इसका मतलब है कि जो गर्मी की लहर आज हमें असाधारण लगती है वो भविष्य में सामान्य बात हो सकती है, जो हफ्तों तक चलती रहेगी। यही इसका सबसे डरावना पहलू है। सोचिए, 1 महीने तक लगातार भीषण गर्मी का मतलब है कि पानी के स्रोत सूख जाएंगे, बिजली ग्रिड पर बेतहाशा दबाव होगा। और इंसानी सेहत का क्या होगा? हाँ, और मानव स्वास्थ्य तो पूरी तरह चरमरा जाएगा। और याद रखिए, ये पूरे भारत का औसत है। कुछ इलाकों में हालात इससे भी कहीं ज्यादा बदतर हो सकते हैं। और यहीं पर इस स्टडी का एक और पहलू सामने आता है जिसने मुझे सच में चौंका दिया।
हम हमेशा सोचते हैं कि लू का मतलब है उत्तर पश्चिम भारत, है ना, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश। लेकिन ये स्टडी कुछ नए हॉटस्पॉट्स की तरफ इशारा कर रही है। हाँ, और ये शायद इस अध्ययन की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक है। प्रभाव पूरे भारत में एक जैसा बिल्कुल नहीं है। सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाके जो उभर कर सामने आए हैं वे हैं हिमालय क्षेत्र, हमारे तटीय इलाके और उत्तर पूर्वी राज्य। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। पहाड़ी और तटीय इलाके तो आमतौर पर अपने सुहावने मौसम के लिए जाने जाते हैं। ऐसा क्यों है कि ये सबसे ज्यादा असुरक्षित है? इसके पीछे विज्ञान है। तटीय क्षेत्रों में सबसे बड़ी चुनौती है नमी यानी ह्यूमिडिटी। अच्छा। जब हवा में नमी बहुत ज्यादा होती है तो हमारे शरीर से पसीना भाप बनकर उड़ नहीं पाता, और पसीना आना हमारे शरीर का, आप समझिए, प्राकृतिक एयर कंडीशनर है। सही बात है। जब ये सिस्टम काम करना बंद कर देता है तो 40 डिग्री का तापमान भी 50 डिग्री जैसा महसूस होता है। इसे वेट बल्ब तापमान का प्रभाव कहते हैं, जो बेहद खतरनाक हो सकता है। और शायद वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसके लिए तैयार नहीं है। मुंबई, चेन्नई या कोलकाता जैसे शहर कंक्रीट के जंगल हैं जो गर्मी को सोखते हैं और रात में भी उसे बनाए रखते हैं। बिल्कुल, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। तो ये एक दोहरी मार हुई ना, नमी और शहरीकरण। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये दोहरी मार ही है। अब बात करते हैं हिमालयी क्षेत्रों की। वहां एलिवेशन डिपेंडेंट वार्मिंग नाम की एक प्रक्रिया हो रही है। एलिवेशन डिपेंडेंट वार्मिंग? इसका मतलब है कि ऊंचे पहाड़ी इलाके मैदानों की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से गर्म हो रहे हैं। वहां का इकोसिस्टम, वहां के लोग और वहां की जीवन शैली इस तरह की गर्मी के लिए बिल्कुल भी अनुकूलित नहीं है। तो फिर मध्य भारत का क्या, जो आज सबसे गर्म है? दिलचस्प बात यह है कि मध्य भारत के जो सिंचित इलाके हैं, जैसे आंतरिक प्रायद्वीप और उत्तर मध्य क्षेत्र, वहां गर्मी में बढ़ोतरी तो होगी लेकिन उतनी ज्यादा नहीं। क्यों? इसका कारण है सिंचाई। खेतों में जो पानी होता है वो भाप बन के उड़ता है, जिससे एक कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है। अच्छा, जैसे घड़े का पानी ठंडा रहता है? बिल्कुल, ये एक तरह का प्राकृतिक एयर कंडीशनर है जो गर्मी की तीव्रता को थोड़ा कम कर देता है। वाह, मतलब सिंचाई अनजाने में एक सुरक्षा कवच का काम कर रही है। तो हमने देखा कि गर्मी कहाँ ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन इस स्टडी में एक और चौंकाने वाली बात है जो गर्मी के समय से जुड़ी हुई है। बात सिर्फ ये नहीं है कि गर्मी कितनी होगी, बल्कि ये भी है कि वो कब आएगी। बिल्कुल। जब महीने के हिसाब से विश्लेषण किया गया तो एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड सामने आया। भविष्य में मार्च और अप्रैल के महीनों में हीट वेव की गंभीरता सबसे तेजी से बढ़ेगी। मार्च और अप्रैल में? हाँ, सदी के अंत तक आज के मुकाबले मार्च में गर्मी की गंभीरता 18 गुना और अप्रैल में 9 गुना बढ़ सकती है। 18 गुना? ये आंकड़ा तो होश उड़ाने वाला है। इसे ऐसे समझिए कि आज मार्च में जो गर्मी हमें हल्की बुखार जैसी लगती है, भविष्य में वही निमोनिया जितनी गंभीर महसूस होगी। बिल्कुल। हम इसके लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार ही नहीं हैं। और इसके परिणाम बहुत गहरे होंगे। हमारी रबी की फसलें जैसे गेहूं मार्च अप्रैल में ही कटाई के लिए तैयार होती हैं। सही बात है। अचानक आई भीषण गर्मी पूरी फसल को बर्बाद कर सकती है। हमारे पावर ग्रिड मई जून की गर्मी के लिए तैयार होते हैं, मार्च के लिए नहीं। हाँ, बच्चों के स्कूल की छुट्टियां, काम करने के घंटे, हमारा पूरा सामाजिक और आर्थिक ढांचा एक तय मौसमी कैलेंडर पर चलता है, और ये बदलाव उस कैलेंडर को पूरी तरह से तहस नहस कर देगा। सही कहा। अब तक हमने तापमान, भूगोल और समय की बात की, लेकिन इन सब का निचोड़ तो यही है कि इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा। इस अध्ययन ने जनसंख्या पर पड़ने वाले जोखिम को भी आंका है। हाँ, और यहाँ ये दो मुख्य कारकों को अलग अलग करके देखता है। एक है जलवायु परिवर्तन का असर और दूसरा है जनसंख्या वृद्धि का। और जो नतीजा निकला वो बहुत महत्वपूर्ण है। ज्यादातर परिदृश्यों में कुल जोखिम बढ़ाने में जलवायु परिवर्तन का योगदान सिर्फ जनसंख्या वृद्धि से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर जलवायु परिवर्तन की बहसों में ये तर्क दिया जाता है कि सारी समस्या बढ़ती आबादी की है, लेकिन ये रिसर्च कह रही है कि असली अपराधी बदलती जलवायु है। ठीक यही बात है। ये उस धारणा को चुनौती देता है। जब हम क्षेत्रीय स्तर पर देखते हैं तो पश्चिमी तट, उत्तर पूर्व और पूर्वी तट के इलाके सबसे ज्यादा जनसंख्या जोखिम वाले क्षेत्र बनकर उभरते हैं। यहाँ जनसंख्या घनत्व भी ज्यादा है और गर्मी भी तेजी से बढ़ रही है। इस अध्ययन में व्यक्ति दिन या परसेंटेज जैसे शब्द का इस्तेमाल हुआ है। एक आंकड़ा है कि 3 डिग्री वार्मिंग पर कुल जोखिम 2.5 अरब व्यक्ति दिन तक पहुंच सकता है। ये सुनने में बहुत बड़ा लगता है। क्या हम इसे और सरल भाषा में समझ सकते हैं? इसका मतलब क्या है? जरूर। व्यक्ति दिन
जोखिम को मापने का एक तरीका है। अगर एक दिन में 1 करोड़ लोग लू की चपेट में आते हैं तो उसे हम 1 करोड़ व्यक्ति दिन का जोखिम कहेंगे। अच्छा। इसी तरह अगर एक व्यक्ति 30 दिन तक लू की चपेट में रहता है तो वो 30 व्यक्ति दिन का जोखिम हुआ। तो 2.5 अरब व्यक्ति दिन का मतलब है कि पूरे गर्मी के मौसम में लोगों पर पड़ने वाला कुल बोझ इतना ज्यादा होगा। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो स्वास्थ्य सेवाओं और सरकारों के लिए एक बड़ी चेतावनी है। और इस 2.5 अरब में से जलवायु परिवर्तन का हिस्सा कितना है और जनसंख्या का कितना? किस 2.5 अरब व्यक्ति दिन में से सिर्फ जलवायु के सीधे प्रभाव का हिस्सा लगभग 0.93 अरब है। ठीक है। सिर्फ जनसंख्या वृद्धि का हिस्सा 0.44 अरब है और दोनों के मिलने का यानी इंटरैक्शन का प्रभाव सबसे ज्यादा 1.16 अरब व्यक्ति दिन है। ओह। ये साफ दिखाता है कि जलवायु परिवर्तन अकेले ही जनसंख्या वृद्धि से दुगुना बड़ा कारक है। तो इन सभी चिंताजनक आंकड़ों के बाद क्या इस रिपोर्ट में कोई उम्मीद की किरण भी है? क्या तापमान वृद्धि को 1.5 या 2 डिग्री सेल्सियस तक रोकने से, जैसा कि पेरिस समझौते का लक्ष्य है, जमीन पर कोई वास्तविक फर्क पड़ेगा? निश्चित रूप से, और ये इस अध्ययन का सबसे सकारात्मक संदेश है। आंकड़े बताते हैं कि अगर हम ग्लोबल वार्मिंग को 3 डिग्री के बजाय 2 डिग्री सेल्सियस पर रोकने में कामयाब हो जाते हैं, हाँ? तो भारत में कुल जनसंख्या जोखिम में 67% से 73% तक की कमी आ सकती है। 67 से 73%? ये तो बहुत बड़ी कमी है। और अगर हम और महत्वाकांक्षी होकर वार्मिंग को 2 डिग्री के बजाय 1.5 डिग्री पर रोक पाते हैं तो भी जोखिम में 44% से 60% तक की और कमी आ सकती है। वाह! ये साफ दिखाता है कि हर आधा डिग्री तापमान मायने रखता है। ये सिर्फ कोई दूर के भविष्य की अमूर्त बात नहीं है, ये सीधे सीधे लोगों की जान बचाने और उनके जीवन की गुणवत्ता से जुड़ा है। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई के कितने ठोस और मापने योग्य लाभ हैं। 40% से 70% तक जोखिम कम होना कोई छोटी बात नहीं है। ये दिखाता है कि हमारे आज के फैसले भविष्य में करोड़ों लोगों के जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे। बिल्कुल, हर प्रयास कीमती है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो ये साफ है कि भारत एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहा है जहां हीट वेव सिर्फ ज्यादा गर्म नहीं बल्कि ज्यादा बार आने वाली, ज्यादा लंबी चलने वाली, ज्यादा गंभीर और साल में बहुत पहले शुरू होने वाली होंगी। और हिमालय और तटीय जैसे इलाके जिन्हें हम पारंपरिक रूप से ठंडा मानते आए हैं, अब सबसे बड़े जोखिम वाले क्षेत्रों में शामिल हो रहे हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि इस बढ़ते जोखिम के पीछे का सबसे बड़ा इंजन बदलती जलवायु है। जनसंख्या वृद्धि इस आग में घी का काम करती है, लेकिन आग जलवायु परिवर्तन ने ही लगाई है। इसलिए तापमान वृद्धि को सीमित करने के प्रयास सीधे तौर पर लाखों लोगों को अत्यधिक गर्मी के जानलेवा जोखिम से बचा सकते हैं। ये अध्ययन हमें भविष्य की एक बहुत ही स्पष्ट, हालांकि थोड़ी डरावनी तस्वीर दिखाता है। लेकिन इसके लेखक ये भी मानते हैं कि उनके विश्लेषण में कुछ चीजें शामिल नहीं हैं, जैसे कि लोग गर्मी से बचने के लिए क्या उपाय करेंगे या शहरों का फैलाव इसे कैसे और बदलेगा। और यहीं से एक विचारणीय प्रश्न उठता है, जब विज्ञान हमें आने वाले खतरे के बारे में इतनी स्पष्ट चेतावनी दे रहा है, तो हमारा समाज, हमारी सरकारें और हमारे शहर इस नई हकीकत के लिए खुद को कितनी तेजी से और कितने प्रभावी ढंग से तैयार कर सकते हैं? क्या हमारी अनुकूलन की रफ्तार जलवायु परिवर्तन की रफ्तार से आगे निकल पाएगी?